कल ही जम्मू कश्मीर क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम किया गया। रूल्स के फ्रेम होने के बाद ही उसके कई सारे फैक्टर्स के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। उसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्स मेंबर केवी जंडियाल। जंडियाल साहब, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि SRO 202 एक ऐसा SRO जिसके तहत जितने भी लोग लगे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि ये जो पॉलिसी है एंटी यूथ है। उसके बाद कल जब क्लास 4 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम होते हैं उसमें भी सर्विस कंडीशंस के अंदर SRO 202 जैसी क्लॉज को ही रिवाइज किया जाता है, उसी को वापस रिवाइव किया जाता है। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? गलत किया मेरे हिसाब से, और मैंने तो लिखा भी है और काफ़ी फोर्सफुली लिखा था कि SRO 202 जो है ये एंटी यूथ है। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ भी उस वक्त जबकि PDP और BJP की गवर्नमेंट थी। और मैंने किसी भी ज़ाब्ते के तहत ये जस्टिफाइड नहीं है। और पर्टिकुलरली जबकि जम्मू कश्मीर को जब रीऑर्गेनाइज किया गया और इसे UT डिक्लेयर किया गया तो किसी भी UT में ये रूल नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट थे वो यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे उनके कर्मचारियों को दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़, छोटी सी चीज़ जो थी कि जो बच्चे अगस्त 2015 के बाद रिक्रूट हुए स्टेट सर्विसेज में, उनको बेसिक पे ही मिलती है बुनियादी 5 साल। मेरा तो सिंपल सा ऑब्जेक्शन ये था कि 5 साल प्रोबेशन कहीं भी नहीं है, IAS में भी नहीं है, KS में भी नहीं है। तो एक चपरासी बेचारा जो क्लास 4 आता है उसको 5 साल का किस लिए प्रोबेशन, और चपरासी को किस चीज़ का प्रोबेशन देना है, उसको क्या देखना है, चपरासी का काम क्या है? जो अगर फिट नहीं है तो उनको टर्मिनेट कर दीजिए ना। टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट होती है कि आप रखिए 2 साल उसकी टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट, अगर वो नहीं फिट है तो उसको निकाल दीजिए, उसको नोटिस देके। बट ये प्रोबेशन रखना और फिर उनको डिप्राइव करना। और मैंने कैलकुलेट किया था कि जो अब चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनको स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज़ को जो दिए थे पर्क्स या अलाउंसेस जो अनाउंस किए थे उनको मिलाकर, और जो उन्होंने पहले रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त UT के जो बनाए थे, कम से कम 40 to 50% सैलरी कम मिल रही है 5 साल के बाद भी। अभी उन्होंने 5 साल किए नहीं कंप्लीट, यानी कि अगस्त में होंगे अगर कोई सिलेक्ट हुआ होगा, बट इमीडिएटली अगस्त में सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, कोई दिसंबर में हुआ होगा कोई। तो ये बिल्कुल ही एक गलत रूल है। और मेरी ख्याल था कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू कर रही है। एक कमेटी बनी हुई है चीफ सेक्रेटरी हेडेड बाय रिव्यू करने के लिए, इस साल फरवरी में बनाई थी और उनकी मीटिंग भी हुई थी। बट मेरे इस रूल में इसमें लाना, मेरा ख्याल है इसका मतलब ये हुआ कि दे आर स्टिकिंग टू दिस रूल। ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स ने जानबूझकर जो है ये SRO बीच में डाला है, हालांकि उनको भी मालूम है कि कमेटी बनी हुई है, इसके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है। क्या आपको लगता है कि एक तरीके की ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस है कि अब एक फैसला जो ले लिया गया है, एक ही जो SRO है उसके तहत 5 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है, कोई डेंटल डॉक्टर है उसे भी वही करना है, अब क्लास 4 के लिए कोई लगेगा उसे भी 5 साल का प्रोबेशन पूरा करना है? नहीं, मैं नहीं मानता ये मेरी ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस या किसी तरीके से होता है। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक वो रूल बदला ना जाए वो कंटिन्यू करता है। चूँकि वो जो इन्होंने 2015 का नहीं उसको ख़त्म नहीं किया, स्क्रैप नहीं किया 202, तो लाजमी तौर पे जब तक स्क्रैप नहीं किया वो वैलिड है। लेकिन ये क्लास 4 में एग्जाम्पशन कर सकते थे और करना भी चाहिए था। दैट कुड हैव रीश्योर्ड एवरी एम्प्लॉय जो 2015 में कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। और जहाँ ये लिख देते कि ये रूल इस समय है और इसको रिवीजन के बाद इनको अप्लाई हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। क्या आपको लगता है वो जो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इसमें लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया है कि अगर SRO 202 में कोई बदलाव आता है तो ऑटोमेटिकली वो इसमें बिल्कुल वही लिखा है, इसलिए अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो इसमें भी उसको लागू हो जाएगा इन पे।
वहीं दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगी जहाँ तक इन स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स का ताल्लुक है, पहले जो एक अमेंडमेंट आई जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 में, जिसमें एक पहले शिक होती थी कि अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या डिविजनल कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसे उस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन का रेजिडेंट होना मैंडेटरी था। अगर वो रेजिडेंट नहीं होते तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। उसे ओमिट कर दिया गया, जो गजट नोटिफिकेशन मार्च 31 को आई। लेकिन अब जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसमें एलिजिबल तो हर कोई है, कोई भी एक शख्स दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है वेटेज मिलेगी, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे होम डिवीजन, जो अपना कोई होम डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करोगे अगर आप, और डिवीजन में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि ये वेटेज क्राइटेरिया क्या सही है? देखिए, ये बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि कोई अप्लाई ना करे। तो चूंकि ये रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, इसका मतलब एवरीबॉडी इन दी यूटी इज एलिजिबल। जब एवरीबॉडी इज एलिजिबल तो आपने लोकल जो है डोमिसाइल, जो उसकी जो उसका रहने वाला है, उसका रेजिडेंट है एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको प्रेफरेंस देने के लिए इन्होंने मार्क्स दिए हैं। सो वो ये 5 या 10 नंबर देकर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से वो आगे निकल जाता है। बट अगर वहाँ का बच्चा नालायक है कैंडिडेट और दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही ब्राइट है तो यू कांट हेल्प इट। आफ्टर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट इज द मेन क्राइटेरिया, होना भी चाहिए, होता भी है, लेकिन उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये लिवरेज रखा है कि अगर तो बच्चा कैंडिडेट ठीक ठाक है, अगर बहुत भी ब्राइट नहीं है बट रीजनेबली गुड, तो ठीक है, 5 नंबर से वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि अगर रिटन टेस्ट में 85 मार्क्स हैं तो 85 मार्क्स बहुत होते हैं। जो रिटन में ले गया आगे तो ये 5-10 नंबरों से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको नहीं लगता कि इसे भी लीगली चैलेंज किया जा सकता है कि आपने ये प्रेफरेंस किस ग्राउंड्स पे दिए हैं? कोई बैकग्राउंड नहीं, रहने वाला है, वो रहने वाला है, इसलिए है कि वो चूंकि वहाँ रहता है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसका फ़ायदा है कि उसको दूसरी घर नहीं जाना, उसको घर नया न बनाना, तो वो वहाँ का रहने वाले को एक लोकल जो है एंगल दिया गया है। लेकिन लॉ कहता है कि तुम किसी को रेस्ट्रेन नहीं कर सकते। जब नहीं रेस्ट्रेन कर सकते तो अगर इक्वल फुटिंग रखते, अगर ये प्रेफरेंस नहीं देते, तो उन्होंने इसी जाहिर है कि उनको प्रेफरेंस दे के उनका स्कोप बढ़ा दिया है। जैसे मैंने कहा कि उनको वेटेज दे के उनका थोड़ा सा स्कोप, बट अगर मैं उसको रिटन टेस्ट में ही कुछ कर नहीं पाया तो कोई खुदा ही बचाए उसको। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ हम बात कर रहे हैं, एज की मैं बात करना चाहूँगी कि इसके इन रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत ये कहा गया है कि 18 साल से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल तक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 48 साल है, जो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन 5 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी गई है उन लोगों के लिए जो कि डेली वेजर्स हैं। वहीं अगर कोई शख्स ऐसे रिजर्व कैटेगरी में भी है और वो डेली वेजर भी है तो वो 53 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकता है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि एक 53 साल की उम्र में भी कोई अगर फॉर्म भरता है तो उसे कम्पीट उस शख्स के साथ करना है जो कि मैट्रिक पास की है या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th क्लास है? देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि आपको दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। मेरे अपने अंदाजे में कि ये जो 10,000 जो वैकेंसीज नोटिफाई की हैं और इमीडिएटली करने की बात की है, इसमें मोस्टली उन लोगों के लिए की है जो डेली वेजेस हैं। और डेली वेजेस का एक इशू बड़ा ह्यूमन एक इशू है। इतनी देर से बैठे हुए हैं, कई लोग तो मतलब बूढ़े हो गए हैं, बच्चे हैं, और वो डेली वेजर हैं और वो एजिटेट कर रहे थे, जैसे भी लगे वो, वट एवर इज रीज़न, क्या फैक्टर क्या था, और उनके लिए ये ओपनिंग दी है। जब उनके लिए ओपनिंग दी है तो दे कैन नॉट डिप्राइव द अदरवाइज एलिजिबल कैंडिडेट जो 18 साल का लड़का है। सो लीगली उनको ये 18 साल का देने को उनको बैन नहीं कर सकते कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने स्ट्रेच किया है कि ये जो डेली वेजर है उसको 53 तक और 48 ईयर तक ले जाने का यही मकसद है कि टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। तो मेरे ख्याल में वो किसी हिसाब से ठीक भी है।
वही जिंदाल साहब, आपसे समझना चाहूँगी कि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट पॉलिसी को आप जनरली किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ एक शख्स जो है वो कम्पीट करता है, कम्पीट करके मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट होता है और उसको सरकारी नौकरी मिलती है, वहीं दूसरी ओर आपके पास रहबरे तालीम जैसे भी इस तरीके का भी प्रोसीजर है कि आप अगर एक गाँव में सबसे पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है। तो अलग अलग बेसिस बनाए हुए हैं। वहीं हम कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की बात करें तो इतने सारे एसआरओज हैं जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगाया जाता है, फिर डिसएंगेज कर दिया जाता है तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं, फिर दोबारा से उसी तरीके के एक क्लॉज लाकर दोबारा से लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल लाया जाता है, डिसएंगेज किया जाता है, वो दोबारा से सड़कों पर उतर जाते हैं। तो इस तरीके की जो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, वो जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल या दूसरे, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है, दैट इज अ नेसेसिटी। मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में जो पोस्टें क्रिएट होती हैं वो लंबा प्रोसीजर होता है। फाइनेंस के पास जाना, प्लानिंग के पास जाना, पोस्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो इसलिए वो उसको कट शॉर्ट करने के लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब होती थी तो ये उनके अंडर प्रेशर होता था हर एक का एरिया का कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें आप नौकरी नहीं दिलवा सकते। वो नौकरी तो दिलवा नहीं सकते बिकॉज पोस्ट नहीं है। तो ये एक रूट उन्होंने ये खोला था कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगा लो, उसकी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है कि आपको पक्का करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि कई दफ़ा उन्होंने नीड बेस लगा दिए, डेली वेज लगा दिए। तो डेली वेज लगते थे, अब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जहाँ हर एक जगह होता है कि डेली वेज लगने का मतलब अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा 1000 डेली वेज लगाने का, ग्राउंड पे 10,000 लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खानसामा भी है, वो ड्राइवर का काम भी घर करता है, तो जहाँ पर एक आदमी लगना था वहाँ 10 लग जाते हैं। तो जो ग्रांट आती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए उनको कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये एक मेलोडी समझे, एक बिद्दत हमारी है, या एक अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें, एवरीबॉडी वर ट्राइंग टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट। और जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिस इज नो हब। तो आज आके गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, 4.5 लाख जो हैं वो सबसे बड़े एक प्रॉब्लम है। इसका एक्सचेकर पे बहुत प्रेशर है, मतलब इतना हमारा रेवेन्यू नहीं है जितना हम करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही हमेशा हमें डोल्स मिलते रहे और गुजारा करते रहे, वेज बिल देते रहे। क्या आप नहीं कहेंगे कि यही कारण भी है कि इतने सारे सर्विस मैटर्स भी जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि अक्सर ये लिटिगेशन बन जाती है कोई भी इस तरीके का? अगर ये जो आपके एसपीओ लगे हैं, जो आपके डेली वेज लगे हैं, दे फॉर्म ए ह्यूज एक सेक्शन है जो कोर्टों में जाती हैं। जो अब आपका कैट में लगा है, तो इस समय जो हाई कोर्ट में 38,000 पेंडिंग केसेस हैं, तो किसी कैट के बेंच के पास इतने केसेस नहीं हैं। तो मैंने उसमें भी लिखा था कि जनाब आपके चंडीगढ़ में तो एक ही है मेंबर है, तो वो ये 38,000 का पेंडेंसी कैसे क्लियर करेगा? तो ये मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, कि वो उसका मिनिस्टर इंचार्ज थे, कि उन्होंने किया। लेकिन इशू वापस आते हुए उस पर कि एक अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने का एक ये भी तरीका था, लेकिन उसमें माल प्रैक्टिसेस होती रही, मिलिटेंसी में भी हुई, अदरवाइज भी हुई, कश्मीर में हुई, जम्मू में भी हुई, हर जगह होती हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो आ गया उसको जब भी आप निकालोगे वो सड़कों पे आता है। तो जब सड़कों पे आता है तो फिर एक और इशू बनता है कि लाठी चार्ज होता है, गोली चलती है, कोई मरता है। तो फिर मतलब आज आके दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और हर एक आदमी फिर उनका प्लीड करता है। मतलब कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि इनको निकाल दो, कहते इनको एडजस्ट कर लो जी कहीं ना। सो दिस इज़ वन वे ऑफ एडजस्टिंग दोज पीपल जिनका बेस कोई नहीं था, कहीं उनका स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में उनका कोई बेस नहीं था। तो अब दे आर गिविंग समथिंग टू दैम ताकि वो रेगुलर बेसिस पे आ जाएं। और इसीलिए 53 साल का भी आ जाएगा, और वो चाहे वो 7 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ ही हुआ है। 84 बैच था KS का, ठीक है। 84 बैच में बच्चे अपीयर होते हैं, वहाँ भी उम्र होती है, फिर कोर्टों में चल गए, 92 में जाके सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। तो वो
उनकी जो बाकी लेफ्ट ओवर सर्विस थी वो कईयों की 6 साल थी, क्योंकि 10 साल थी, ठीक है। तो वो फिर 10 साल की भी उनको 10 साल का ही नौकरी मिल गई, ठीक है। तो ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है, यू जस्ट कांट हेल्प इट। मेरे ख्याल ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को इसमें इल्ज़ाम देना क्या है, लेकिन ये बेसिक चीज़ होती है कि पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशंस आती हैं, और हर डिस्पेंसेशन वोटों के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो कहीं ना कहीं ओपनिंग देते हैं। चाहे वो रहबर तलीम के, रहबर पहले रहबर सेहत का हुआ था शेख अब्दुल्ला के वक्त, फिर हर जगह रहबरे हो गए, चाहे ज़राअत है, तलीम है, कोई ऐसा वो एक हैंडीक्राफ्ट का भी हो गया। दैट मीन्स ट्राई टू गिव एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो कंट्रेक्चुअल, ताकि वो सस्टेन कर सके लाइफ अपनी। तो अदरवाइज वो, हालांकि मिलिटेंसी का वो कॉज नहीं हो सकता, बट देन आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। एक सोशलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई। यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो अब रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, आपने भी पढ़े होंगे, आपको क्या लगता है कि अब ये बिल्कुल फुल प्रूफ हैं या इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, ताकि कल को ये भी कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए और दोबारा से इसमें भी लिटिगेशन ना हो? देखो, ऐसा है कि कोर्ट में चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ को कोर्ट में लिया जा सकता है, वो नहीं बात है। लेकिन जो कानून बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां रह भी जाती हैं, और किसी न किसी बिना पे कोई लोग डिससेटिस्फाइड भी होते हैं। लेकिन ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है कि रूल्स बनते हैं, फिर उसको चेंजेस आती हैं। इसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस अभी लाने की ज़रूरत है जो आपने देखे? मेरे हिसाब से पहली तो यही है कि इनकम का जो सैलरी वाली बात है, दूसरी जो फैमिली का डेफिनेशन है उसको मेरे ख्याल उनको क्लैरिटी लानी चाहिए कि फैमिली में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स, उसमें होना चाहिए पेरेंट्स का अनमैरिड, नॉट डिपेंडेबल, मतलब जो डिपेंडेंट ना हो, कि और उसका नौकरी कर रहा है तो उसका इसमें से वास्ता नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, जो लोगों का ये आपका ये कहना है कि एज का जो लिमिट है, जैसे ये 5 मार्क्स की बात है, पर मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट ने ठीक किया है, लिवरेज देना चाहिए था, दे दिया, ताकि लोकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आ सकें। पर अगर वो मेरिट में नहीं आते, क्योंकि इसमें सारा फोकस जो है 100 में से 85% रिटर्न के हैं, और रिटर्न में जो नहीं जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो नहीं आएगा, आप चाहे 10 नंबर दे दें, 20 नंबर दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया जरनैल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए गए हैं ये इसीलिए किए गए हैं ताकि अब मेरिट की बुनियाद पर जो है रिक्रूटमेंट हो, और साथ ही में जितने भी लोग परेशान थे, चाहे वो डेली वेजर्स थे या बाकी जितने भी लोग अलग अलग वजहों से परेशान थे, उनको भी अब मौका मिला है कि वो कम्पीट करें, और अगर वो मेरिटोरियस हैं तो वो भी रिक्रूट हो सकते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि SRO 202 जैसी जो सर्विस कंडीशंस बनाई गई हैं इन रिक्रूटमेंट रूल्स में वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैसा किसी भी और यूनियन टेरिटरी में देखने को नहीं मिलता। उसमें भी जल्द से जल्द रिविजन होनी चाहिए। तो फिलहाल इस मुलाकात से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें स्टेट लाइन न्यूज़।